इसराइल फ़लस्तीन पर अब तक का खौफनाक हमला करने जा रहा है। मेरा बेटा 40 किलो का था, अब 10 किलो का रह गया। ज्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं। हमारा दुरुस्त फैसला बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का आखिरी पर्दा भी चाक हो चुका है। साबिक अफसर ने लंका ढा दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फाद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पिछले 12 से 24 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। कुछ पाकिस्तान से खबर है, कुछ इंडिया से है और सबसे आखिर में हम आपको फ़लस्तीन के बारे में आज एक ख़बर देने जा रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है कश्मीर पर, फ़लस्तीन पर। और फ़लस्तीन के बारे में ये जो ख़बर आई है वो एक हौलनाक ख़बर है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक स्पेल आ रहा है जो अपने पीछे बहुत बड़ी तबाही की दास्तानें छोड़ के जा रहा है, जिसमें आजकल गाड़ियाँ डूबती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। नॉर्मल हालात में घर टूट जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें एक गाड़ी जा रही है और वो बच्चों समेत और फैमिली समेत जनाब पानी में डूब गई है। उस हवाले से नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस ने जनाब एक बयान जारी किया है, वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। उसमें यह है कि अगर गाड़ी पानी में डूब रही हो तो जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ये एक न्यूज़ है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी एक और स्पेल भी आने वाला है जो 28 से 31 जुलाई तक ये जारी रहेगा बारिशों का। अच्छा, ये बड़ी अहम खबर है, ये बहुत ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना। दरियाओं और नदी नालों में तगयानी के बहस ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं जिनमें गाड़ियाँ पानी के बहाव की ज़द में आ सकती हैं। इन हालात में फ़ौरी रद्द-ए-अमल देना आपकी जान बचा सकता है। अच्छा, नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से जारी एहतियाती तदाबीर के मुताबिक इन हालात में लोगों की जानिब से आम तौर पर जो गलती की जाती है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती है। लेकिन गाड़ी के बाहर का पानी का दबाव बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। अगर दरवाज़ा खुल भी जाए तो जो कि तकरीबन नामुमकिन होता है, अगर दरवाज़ा खुल भी जाए तो बाहर से ज़्यादा पानी अंदर आ जाएगा जिससे गाड़ी तेज़ी से डूबने लगेगी। अच्छा, आपको अब करना क्या है? इसके बजाय गाड़ी में मौजूद शख्स को चाहिए कि फ़ौरन ही अपनी तरफ का शीशा नीचे करे और गाड़ी से बाहर निकले। अगर शीशा नीचे ना हो रहा हो तो सीट की पुश्त पर लगा हेड रेस्ट निकाले। ये जो सीट के पीछे सपोर्ट लगी होती है जिसको हम टेक लगा के सो जाते हैं या हम नैप लेते हैं, उसको निकाले, बटन उसका दबा के उसको फ़ौरन बाहर निकाले। उसके नीचे मेटालिक की वो होती हैं, जो उसके रॉड लगे होते हैं, जो टाँगें उसकी होती हैं। अच्छा, तो सीट की पुश्त पर लगा हुआ हेड रेस्ट बाहर निकाले और उसकी धाती नोक इस्तेमाल करते हुए गाड़ी का पिछला शीशा तोड़कर बाहर निकले। अब ये मतलब वो एक टेक्नीक बताई गई है, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से हमने ये खबर सबसे पहले आपके साथ शेयर की है। अच्छा, गाड़ी का अगला हिस्सा इंजन के बायस ज़्यादा वज़नी होता है और इसलिए पहले डूबता है, जबकि पिछला हिस्सा कुछ देर तक पानी की सतह पर तैरता रहता है। गाड़ी का पिछला हिस्सा ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ आ जाता है और अगला हिस्सा सबसे पहले डूबता है। अच्छा, यही वो वक़्त होता है जब आपको फ़ौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकलना होता है। इन हालात में चंद लम्हे और दुरुस्त फ़ैसला आपकी जान बचा सकता है, क्योंकि ये बड़े अफ़सोसनाक वाक़यात हुए हैं जिसमें रावलपिंडी में जो कर्नल रिटायर्ड थे, वो अपनी बेटी के साथ जा रहे थे। डिफेंस में डीएचए फ़ेज़ 5 में ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, जिनमें 2 दिन के बाद उनकी मैयत वो हुई है, उनकी लाश उनकी मिली है, जो कि बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं। इस तरह के बहुत से वाक़यात हो रहे हैं। चिलास में ये जो लोधरा की फैमिली है, डॉक्टर्स फैमिली है, उनके साथ बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें छोटे बच्चों की शहादत हुई है और वो एक नाक़ाबिले बयाँ एक दास्तान छोड़ के गई है। वो जो सैलाब आया है, वो जो उसमें फ्लैश फ्लडिंग का जो मंज़र देखने को मिला है, दिल दहला देने वाले वो मनाज़िर थे चिलास में और दियामिर में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब भारत की तरफ से हमेशा आपको पता है कि बड़ी अफ़सोसनाक ख़बरें सामने आती हैं। अब साफ़ ज़ाहिर है, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है, पाकिस्तान का जो इसका जो बनने का जो मकसद था, वो मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए जो अवामिल थे, जो मसले मसाइल थे, वो अभी तक चलते आ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया और जो मसाइल हैं पाकिस्तान के साथ, वो जो एक सबसे बड़ा मसला है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो इसकी सिक्योरिटी का है। और इसके जो दुश्मन हैं या
के जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा पेचीदा हैं कि दुश्मन जो है ना सबसे बड़ा तो वही तो भारत ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की तरफ से बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स रहती हैं हमेशा पाकिस्तान को, और भारत भी ये क्लेम करता है, जो कि क्लेम उसका सच नहीं है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ये एक ज़िम्मेदार रियासत है, और मुसलमान होने की वजह से इस्लाम भी इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता कि हम हमला करने में पहल करें। हाँ, हम जवाबी कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा जवाबी कार्रवाई की है, दिफ़ा का हक़ हमेशा उसने महफूज़ रखा है। इवन कि जो रिसेंटली जो जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें भी पाकिस्तान ने दिफ़ा किया है। पाकिस्तान ने पहले पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया गया है तो पाकिस्तान बाकायदा उसने सब्र का मुज़ाहरा किया है, सारी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। लेकिन जब इंडिया ने रेड लाइन क्रॉस की है तो फिर पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई की है। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक़ अफसर ने भारतीय एयर डिफेंस की हकीकत का पर्दा चाक कर दिया है। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसर ने जनाब लंका ढा दी है। उसने जनाब, वो कहते हैं ना कि सब कुछ उसने खूह में डाल दिया है। रही सही कसर बाकी जो बयानात आ रहे थे भारतीय फ़ज़ाइया के जो अफीसरान हैं, सिटिंग अफीसर्स हैं, या फिर जो रिटायर्ड वो जो डिफेंस के वो जो हैं उनसे मुंसलिक जो अताशी हैं, या फिर उनके जो तज्ज़ियाकार हैं। अच्छा, हम अपनी खबर की तरफ वापस आते हैं। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक़ अफसर ने भारतीय एयर डिफेंस की हकीकत का पर्दा चाक कर दिया है। भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक़ अफसर ने कहा है कि भारतीय एयर डिफेंस में शदीद ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल के हामिल बहुत से अफसरान हैं, और भारतीय फ़ौज का एयर डिफेंस निज़ाम दरअसल एक अफसोसनाक कहानी और खुला मजाक है। ये भारतीय अफसर की जनाब कहानी है। साबिक़ अफसर ने बताया कि भारतीय फ़ौज में हर अफसर जनरल के मनसब के लिए कोशां रहता है, मतलब उसको जर्नैल बनना है और उसे कुछ नहीं करना, अपनी ज़िम्मेदारियों से उसको रूगर्दानी भी करे तो उसे कोई परवाह नहीं है। यही दबाव भारतीय एयर डिफेंस में शदीद ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल को जन्म देता है। मैंने खुद एयर डिफेंस और आर्टिलरी में कई नफ्सियाती मसाइल के हामिल अफसरान देखे हैं। हरजीत सिंह का कहना था कि ये हरजीत सिंह हैं जनाब, ये हरजीत सिंह साहब जो है ना, जो भारतीय एयरफोर्स के साबिक़ अफसर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय एयर डिफेंस के पास आज भी तकरीबन 80% एयर डिफेंस तोपें मौजूद हैं। ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के दौर में ये तोपें कहाँ इस्तेमाल होंगी? वो पुरानी जो तोपें हैं जनाब, तोपखाना, पुराना तोपखाना, हालांकि पाकिस्तान ने अपना जो तोपखाना इस्तेमाल किया है वो ऑटोमेटेड था, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और उसके अंदर जो उसकी जो तफसीलात हैं वो किसी दिन और दिन आपके सामने रखेंगे। बल्कि फुटेज में भी आप देख सकते हैं वो जो उसमें वो जो तोपखाना, वो जो कैरियर है, वो जो मशीनरी है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जदीद मशीनरी है, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आज आर्टिलरी के डोमेन में आज कहाँ खड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय एयर डिफेंस का अफसर कहता है कि रेडार ऑन नहीं कर सकता क्योंकि इसका पता चल जाएगा। रेडार ऑन इसी वजह से नहीं करेंगे कि वो लोकेशन आ जाएगी और वो उस रेडार के ऊपर भी अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से उसे अपनी जान भी उसकी जा सकती है। वो रेडार ऑन नहीं करता क्योंकि उसका पता चल जाएगा जब रेडार ही नहीं चलेगा तो दुश्मन के तैयारे, मिसाइल या ड्रोन्स का पता कैसे चलेगा। अब आप फैसला खुद करें कि इंडियन फ़ौज, इंडियन जो एयरफोर्स का जो डिफेंस जो निज़ाम है वो आज कहाँ खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिर में शुरू में हमने आपसे कहा था कि फ़लस्तीन के बारे में एक इंतहाई अफसोसनाक और अलमनाक ख़बरें सामने आ रही हैं। इसराइल अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है फ़लस्तीन पर, और वो डायरेक्ट हमला भी हो सकता है, वो सियासी हमला भी हो सकता है, और वो तारीख़ को मिटाने का हमला भी हो सकता है इसके ऊपर, फ़लस्तीन पे। अच्छा, इसराइल ने एक और मुतनाज़े कदम उठाते हुए पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्ज़े की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद मंजूर कर ली है, मतलब ये है, अब ये कहाँ से ये खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर से जो बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भूख, अफलास और बिल्कुल ही समझें कि वो जो नाज़ी फोर्सेस ने, हिटलर ने जो यहूदियों का हाल किया था, अब वही तारीख़ वो रिपीट करने जा रही है नेतन्याहू की वॉर मॉन्गरिंग जो उसकी काबीना है।
अब उसमें उसी तनाज़ुर में अब मग़रबी जो ताकतें हैं जिसमें जनाब फ़्रांस, यूके, बरतानिया और कनाडा और ये जो लीडिंग जो पावर्स हैं, इनको अब अक्ल आ गई है, या जो मुनाफ़क़त से काम ले रहे हैं या जो कुछ भी है, या वो फ़ेस सेविंग की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे बिल मंज़ूर करना शुरू कर दिए हैं कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। फ़लस्तीनी रियासत साहब ज़रा तस्लीम करेंगे, एक मग़रबी किनारा है, दूसरा जो आजकल जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है वो गज़ा है। अब ये जो गज़ा की पट्टी और फ़लस्तीन ये मिल के मौजूदा जो टेरिटरीज़ हैं, बाकी के ऊपर तो हम तफ़सीलात में नहीं जाना चाह रहे। 1962 के बाद जो फ़लस्तीन का जो इलाका बाकी रह गया उसी के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद इसके अलावा जो कुछ भी है उसके ऊपर इसराइल कब्ज़ा कर चुका है। अब वो इसराइल का वो हिस्सा है। अच्छा, अच्छा, हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं। वो ये है कि ख़बर की तरफ वापस आते हैं। उसमें फ्रांस ने जो ऐलान किया है उसने कहा कि हम भी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। बरतानिया ने भी यही ऐलान किया है और कनाडा ने भी यही ऐलान कर दिया है। अब नेतन्याहू और अमेरिका मिल के जनाब इनको ये समझ आ गई है कि अब फ़लस्तीन की रियासत को अगर तस्लीम करते हैं तो आने वाले वक्त में फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन का जो एक महाज़ है वो ज़िंदा रहेगा। इसको ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि गज़ा को ख़त्म करके वो तकरीबन 50% फ़लस्तीन का नाम वो ख़त्म कर चुके हैं, जो कि तारीख़ के अंदर तो फ़लस्तीन ज़िंदा रहेगा। अमली तौर पे क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, अब इस्राएली पार्लियामेंट में मग़रबी किनारे पर कब्ज़े की करारदाद मंजूर करने पर सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, कतर, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब लीग और इस्लामी तावन तंजीम ने शदीद मज़म्मत की है। इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब ये आखिरी पत्ता है फ़लस्तीनियों को बचाने का, फ़लस्तीनियों के हक़ में था, वो भी ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि हमास मुज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जब आखिरी जो उनके पास इसराइली यरगमाली हैं वो जब रिहा हो जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। मतलब कि ये जो अमेरिका, जो इसराइल जो थोड़ा बैक फुट पे हैं तो सिर्फ अपनी यरगमालियों की वजह से हैं। जब यरगमाली रिहा हो जाएंगे तो अंदाज़ा इसी से भी आप लगा सकते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की आड़ में हमास के साथ जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं उसकी आड़ में ये क्या कुछ करने जा रहे हैं। उसकी आड़ में ये इनकी मुनाफ़क़त को आप अंदाज़ा इसी से लगाएं कि ये अपने यरगमालियों को रिहा करवाने के चक्रों में हैं। उसके बाद जनाब कोई एटम बम फेंकेंगे या जो कुछ भी करेंगे, ये सब कुछ जो रही सही कसर है, जो 10% या 20% वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया है उसको भी ये ख़त्म कर देंगे। और वहाँ जो भूख है, अफलास है, उसकी कहानी तो आपके सामने आगे हम रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो ख़बरें वहाँ से सामने आ रही हैं कि वहाँ पर ग्राउंड्स पे क्या सूरत हाल है, वो दो सिर्फ आपके सामने मिसालें हम रखते हैं। गज़ा की आँखें और कान बनने वाले सहाफ़ी भी भूख का शिकार हैं। वहाँ पर भूख, अफलास और वहाँ जिस तरीके से लोगों को एक वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं है, तो उसकी कहानी सिर्फ आपके सामने ये रखते हैं कि ज़्यादा काम नहीं कर पाता क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं। ऐसा भूख की वजह से होता है, जब आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होती, सहाफ़ी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ सारे दरवाज़े, ये जो आखिरी जो ख़बरें वहाँ से थोड़ी बहुत आ जाती हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, गज़ा में एक माँ ने अपने बेटे की कमज़ोरी की रोदात बयान करते हुए उन्होंने खबर दी है कि मेरा बेटा 40 किलो का था, 10 किलो का रह गया है। अंदाज़ा लगाएं वहाँ क्या भूख है, क्या अफलास है, कुछ नहीं बच गया। अब हम दो सवालात यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। बसद एहतराम हमारे जो इस्लामी हलके हैं, जो मजहबी हलके हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब जिहाद जिंदा रहे, इस्लाम ये कहता है। बसद एहतराम इस्लाम भी ये कहता है। अच्छा, हम क्योंकि ये बड़ा हसास टॉपिक होता है, इसके ऊपर हम खुल के बात नहीं करते, बाकी सब कुछ मिट जाए। अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये जो भूख है, अफलास है, वहाँ पर ना रिहाइश है, वहाँ पर गंदगी है, बदबू फैल गई है, क्योंकि एटम बम से ज़्यादा भी वहाँ पर, उससे भी ज़्यादा वहाँ पर वो बारूद फेंका गया है। अब हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या अब भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाहिए? क्या अब भी वजूद कुछ बाकी रह गया है? फ़लस्तीन का वजूद, जो आखिरी पत्ता, जो फ़लस्तीन इसराइल ने जो अपनी पार्लियामेंट में जो बिल पास किए मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करने के, कुछ बच जाएगा? अब अंदाज़ा लगाएं, जो हम नारे लगाते हैं, जो जज्बात हैं हमारे, जज्बात भी एंड पे नहीं रहने वाले। जज्बात का नतायज ये निकले हैं कि आज वजूद भी ख़त्म होने जा रहा है। भूख है, अफलास है, रिहाइश भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर।
जज्बात भी ख़त्म होने जा रहे हैं, जिन जज्बात की वजह से ये इस नहज पर फ़लस्तीन पहुंच चुका है। इस नहज पर तकरीबन 30 से 35 लाख की आबादी पहुंच चुकी है, जो वहां से निकलना चाहती है, जिनको एक वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं है, वहां से वो निकलना चाहती हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।